हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास +1 के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का बहुत मेन टॉपिक करेंगे। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करेंगे। इलेक्ट्रॉन का कैसे एड्रेस पता करते हैं। अब देखो, हमारा एड्रेस होता है ना, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि बीच में न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। लेकिन रदरफोर्ड की क्या लिमिटेशन, जैसे कि कैसे रिवॉल्व करेंगे, जैसे बीच में सन होता है और प्लैनेट्स उसके चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। लेकिन वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि उसने, मैक्सवेल ने कहा था कि जो अगर कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, अपनी रिलीज करेगा। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि एनर्जी खत्म हो जाएगी। एनर्जी खत्म हो गई तो वो तो न्यूक्लियस में आ जाएगा और फिर एटम हमारा स्टेबल नहीं होगा। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया हमारा रदरफोर्ड, इसीलिए वो फेल हो गया था। तो फिर उसके बाद जो बोहर है, बोहर आए। बोहर ने क्या कहा, उसने कहा कि ये सही कहा है रदरफोर्ड ने ये वाली बात सही कही है कि बीच में क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर रिवॉल्व करेंगे। तो इसने डिफरेंट क्या कहा, इसने कहा कि जैसे हमारा बीच में न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट ऑर्बिट में, डेफिनेट शेल में रिवॉल्व करेंगे। इस तरीके से एक डेफिनेट शेल में रिवॉल्व करेंगे। जैसे पहले को बोल दिया के, दूसरे को एल बोल दिया, ऐसे ही हमारा तीसरा शेल लें तो हम इसको एम बोल दिया, इसी तरीके से एन। ठीक है, तो उसने क्या कह दिया कि ये शेल है और शेल में डेफिनेट ऑर्बिट, डेफिनेट शेल में रिवॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो ना ही वो कोई एनर्जी रिलीज करेंगे और ना ही वो कोई एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, ऐसा बोहर ने कह दिया था। ठीक है, तो ठीक है भाई, बोहर ने ये बात कह दी। अब उसके बाद हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है एक। हेजनबर्ग ने क्या कहा, उसने कहा कि अगर इस तरीके से पॉसिबल है, मतलब कि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो डेफिनेट ऑर्बिट में, डेफिनेट शेल में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका मतलब हम इसकी पोजीशन और इसकी वेलोसिटी, इसकी पोजीशन और इसकी वेलोसिटी, एक तरह से आप ये समझने के लिए ये समझ लो कि इसकी पोजीशन और इसकी स्पीड हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक बार इसको स्टेशनरी मान लिया हमने, इसकी स्पीड कैलकुलेट, इसकी पोजीशन कैलकुलेट कर ली, फिर इसकी स्पीड कैलकुलेट कर ली, तो इसको साइमल्टेनियसली फिर क्या है, हम इसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसको हम साइमल्टेनियसली एक साथ इसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हम मेजर नहीं कर पाए। ठीक है, स्पीड एक तरीके से आप लगा लो, यहाँ पे मोमेंटम आएगा यहाँ पे, क्योंकि जब कोई बॉडी ऐसे मूव करती है ना तो वो क्या हो जाता है, उसका मोमेंटम, कोई मास, मोमेंटम क्या होता है अपना, मास इनटू वेलोसिटी ना। तो मतलब कि कोई मास किसी स्पीड से मूव कर रहा है, वो क्या होती है, वो क्या होता है, हमारा मोमेंटम होता है। ठीक है, तो फिर इसने क्या कहा, हेजनबर्ग ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहा है, कि अगर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो हम इसकी पोजीशन और इसका मोमेंटम, इसकी पोजीशन और इसका मोमेंटम है जो भी चेंज हो रहा है इसकी पोजीशन में, कि जैसे मान लो ये यहाँ है और फिर ये थोड़ी देर में यहाँ आ गया, तो इसकी चेंज इन पोजीशन और इसका चेंज इन मोमेंटम की, मतलब कि स्पीड भी तो चेंज होएगी ना, तो चेंज इन मोमेंटम उसको हम साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। मतलब कि अगर फिक्स ऑर्बिट में होता तो हम इसको कर सकते थे। फिर इसने कहा कि लेकिन हम इसकी पोजीशन और इसके मोमेंटम को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। जैसे कि मान लो पोजीशन को अगर मैं एक्स से दिखा दूं, डेल्टा एक्स मतलब पोजीशन में चेंज, डेल्टा पी यानी कि मोमेंटम में चेंज, कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में और मोमेंटम में जो चेंज हो रहा था उसको साइमल्टेनियसली स्टडी नहीं कर पा रहे थे। जब साइमल्टेनियसली स्टडी नहीं कर, अगर साइमल्टेनियसली इसको स्टडी करें ना, एक साथ स्टडी करें, तो उसकी कुछ ना कुछ गलती जरूर आ रही थी, एरर जरूर आ रहा था। इतना मतलब मिनिमम h/2π मिनिमम इतना एरर आ रहा था। मतलब कि अगर मान लो मैं ये कह दूं हमने दो चीज़ों को इकट्ठा स्टडी करना है, अगर हम दो चीज़ों को इकट्ठा स्टडी करेंगे तो इसमें गलती रहेगी, कम से कम h/2π की गलती तो रहेगी। इसने कह दिया था हेजनबर्ग ने कि ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर उसने कहा कि अगर पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ नहीं कर पा रहे, ठीक है, पोजीशन और
तो क्या हुआ, हम पोजीशन को और मोमेंटम को एक साथ मेज़र नहीं कर सकते। यही बात है ना, जैसे हम दो सब्जेक्ट्स को इकट्ठा पढ़ने बैठ जाएं, क्या हम बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ पाएंगे? बिल्कुल एक्यूरेट, कि एक भी गलती ना हो, यानी कि एक साथ दो काम हम नहीं कर पाते ना। सिमिलरली क्या है, इसने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स होता, अगर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में होता ना, फिर तो क्या है, हम उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते थे। लेकिन जब हमने ऑब्जर्व किया तो उसकी पोजीशन और उसका जो मोमेंटम है हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर पा रहे थे। अगर फिर भी हम साइमल्टेनियसली मेजर कर रहे हैं इसको, तो इतनी मिस्टेक तो हमारी रह ही रह रही है h/2 की। हमारी गलती इससे भी ज़्यादा हो सकती है। h कोई कॉन्स्टेंट है, प्लैंक कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में पढ़ा था हमने, और 2 तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इतनी मिस्टेक तो कम से कम रहेगी, इससे ज़्यादा बेशक हो, ये कहा था। फिर यहाँ से क्वेश्चन उठा कि इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन है कहाँ? फिर इसने कहा, फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। क्या आई? क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसका मॉडल पढ़ेंगे। इसने क्या कहा, इसने कहा कि अगर जो ये न्यूक्लियस है बीच में है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये बात सही है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करेगा, लेकिन कोई फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा। हो सकता है उसने कह दिया कुछ क्लाउड है, जैसे कि उसने कह दिया कि ना ये वाला एरिया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है। तो उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा एक कुछ क्लाउड में मूव करेगा। यूं नहीं है कि एक उसने पाथ पकड़ लिया और वो उसी पाथ पे मूव करेगा, और ये इस लाइन से ना ऊपर जाएगा और ये ना इस लाइन से नीचे जाएगा, इस तरीके से। इसने कहा ऐसा नहीं है। इसने कहा कि बीच में न्यूक्लियस है, हाँ कोई बाउंड्री फिक्स कर दी, कोई क्लाउड बना दिया कि भाई ये वाली चीज है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, थोड़ा दूर भी हो सकता है, थोड़ा पास भी हो सकता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स ने क्या कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, लेकिन इलेक्ट्रॉन कोई फिक्स ऑर्बिट में नहीं होते। इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री होती है, क्लाउड होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब हम उसकी पोजीशन कैसे पता करें? जब इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकता है तो क्या पता, हम तो यहाँ इसकी पोजीशन पता करने के बाद जैसे ही हमने इसका मोमेंटम पता करना चाहा, इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं। फिर हम इसकी पोजीशन कैसे पता करेंगे? तो उसने कहा क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या बोला गया इसके बारे में कि बीच में न्यूक्लियस है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना हमारे, वो क्या है, शेल में रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने कह दिया भाई ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को बोल दिया हमने शेल है, ये शेल है। इस शेल में भी क्या होंगे, छोटे छोटे सब शेल होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, हमारे सब शेल होंगे, और उन सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे, और उसमें क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो क्या कहा इसमें, तो देखो क्या कहा कि बीच में न्यूक्लियस होगा, ठीक है, बीच में होगा न्यूक्लियस, और यहाँ कोई बाउंड्री होगी, भाई इस बाउंड्री के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हमने बोल दिया शेल। ठीक है, शेल के अंदर होगा, लेकिन शेल के अंदर भी क्या होंगे, सब शेल होंगे। ठीक है, सेल के अंदर भी क्या होंगे, सब शेल होंगे, और सब शेल के अंदर क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, जिसमें क्या करेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। इतनी बात समझ आई आपको? अब देखो क्या है, अब ये शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स हमें कैसे पता लगेगा कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं? पीरियोडिक टेबल होता है ना हमारा, जैसे ये इस तरीके से होता है कुछ पीरियोडिक टेबल, है ना, बीच में ऐसे लाइन, यहाँ पे नीचे भी लाइंस होती हैं कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल होता है। तो जो ये हमारे होते हैं ना पीरियोडिक टेबल के, इसको बोलते हैं हम एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं हम इसको? एस ब्लॉक। जो ये वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम पी ब्लॉक। क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक। और जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम डी ब्लॉक। क्या बोलेंगे इसको? डी ब्लॉक। और जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक। तो हमारे पास कितने ब्लॉक आ गए? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से? एस, पी, डी और एफ। हमारे पास 4 ब्लॉक्स आ गए। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा? कोई शेल है हमारे पास, इसको क्वांटम, जो इलेक्ट्रॉन का पता करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स ने 4 नंबर दिए, 4 अपने वो दिए, क्वांटम नंबर दिए, एक एन, एक एल, एक एम और एक एस। कौन कौन से दिए?
तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, N, L, M, S। बहुत ज़्यादा इजी है, सबसे इजी कॉन्सेप्ट है ये केमिस्ट्री का। N, L, M, S, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको बोलते हैं हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एक बार बुक से रीडिंग ले लेना और भी अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको, और इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे हम इसको? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ये अपना होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ये नाम है इनके, ठीक है। ये क्या होता है अपना? स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब यहां से एक चीज और समझ लो, ये क्वांटम नंबर N, L, M, S होते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। आपको इनका मीनिंग सही में पता चल जाएगा, अभी बस थोड़ी सी देर में पता लग जाएगा। M क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और S क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो यहाँ हमने पढ़ा था ये ब्लॉक SPDF। तो देखो जो मैंने आपको बोला ना कि हमारे पास एक शेल है, बोला था ना एक शेल है, शेल के अंदर क्या है? सब शेल है, ठीक है। अब सब शेल यही होते हैं हमारे, S हो गया, P हो गया, D हो गया, F हो गया, ये हमारे सब शेल होते हैं। अब इन सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। हमेशा ध्यान रखना कि जो S है उसमें 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। याद कर लो, 1, 3, 5, 7। S में कितने ऑर्बिटल होंगे? 1 होंगे। P में कितने होंगे? 3 होंगे। D में कितने होंगे? 5 होंगे। F में कितने होंगे? 7 होंगे। तो इस तरीके से ये ऑर्बिटल्स होते हैं। अब बात आती है ये N क्या है, L क्या है, M क्या है और S क्या है। तो देखो बहुत ईजी है। अब अगर मान लो आपके पास N की वैल्यू 1 है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करना है, N की वैल्यू 1 है, इसका मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो फर्स्ट शेल है उसमें अपना इलेक्ट्रॉन है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, N की वैल्यू 1 है, इसका मतलब फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है अपना। इलेक्ट्रॉन किस में होगा? फर्स्ट शेल में होगा। अब फर्स्ट शेल में तो होगा, ठीक है, लेकिन कौन से सब शेल में होगा? यहां से एक और बात कि जो N है 1 है जैसे, तो अपनी जो L होगी ना, L की वैल्यू होगी 0, मतलब इससे कम। आप ये कह सकते हो L क्या होगा अपना? N-1 तक कंटिन्यू रहता है। मान लो N की वैल्यू 2 है, तो L की वैल्यू होगी आपकी 0 और 1। अगर N की वैल्यू 3 है, बताओ N की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू क्या होगी? 0, 1 और 2। ये हमें जो L है ना, ये बताता है हमें सब शेल। क्या बताता है? L हमें सब शेल बताता है। अब ये सब शेल कैसे बताएगा? अगर L की वैल्यू 0 है तो S सब शेल होगा, अगर L की वैल्यू 1 है तो P सब शेल होगा, L की वैल्यू 2 है तो D सब शेल होगा, और अगर L की वैल्यू 3 है तो F सब शेल होगा, ठीक है। तो S P D F, L की वैल्यू 0 है तो S, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F होगा, ठीक है। अब हमें क्या है, अगर N की वैल्यू 1 है, हम तो N की वैल्यू 1 की बात कर रहे हैं ना, हमें पता लग गया, एक तो फर्स्ट शेल में है, ये बात पता लग गई। उसके बाद N की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। 0 पे कौन सी होती है? S होता है, इसका मतलब S सब शेल में है, ठीक है। S सब शेल में। अब हमें पता है S में तो ऑर्बिटल ही एक होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है ना, इसको हम इस तरीके से बनाते हैं ऑर्बिटल को। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? S के सब शेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की हम पोजीशन पता करते हैं। जैसे कि मान लो हमने किसी का घर पता करना है, पहले हम उसकी कंट्री पता करते हैं, फिर हम ये पता करते हैं कंट्री में कौन सी स्टेट है उसकी, ठीक है। स्टेट के बाद हम पता करते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद हम पता करते हैं कौन सी गली है, कौन सा मोहल्ला है, कौन सा मकान नंबर है, कौन सा वार्ड नंबर है, ये सब चीज़ें पता करते हैं ना। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले हम शेल पता करते हैं, और फिर हम पता करते हैं कि शेल के बाद इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक था, इसमें आप इनकी थोड़ी रिवीजन कर लेना जो भी इसमें टॉपिक बताया है। तो नेक्स्ट लेसन में हम एग्जाम्पल्स के साथ उसकी पोजीशंस को पता करेंगे, ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये बेसिक था, आप इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक